तगारी रख के अपने सर पे काम कर रहा है, उसका वर्क डन 0 बता देते हैं कुछ लोग। रात को पता लगता है वो डिमोटिवेट हो गया। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा फोर्स। ज्यादा वेलोसिटी लगाओगे अगर तुम, मतलब ज्यादा वेलोसिटी से मूव करोगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। स्लोप का माइनस साइन मत भूलना, यहाँ वाला माइनस मत भूलना। स्लोप में तो माइनस लगा रहे हो, ये वाला माइनस भूल रहे हो, तो फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा ध्यान रख के करना है ना बेटा। हॉर्स को यहाँ पर हॉर्स नहीं बोलना है, अश्व। तो 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। फॉर इजी कैलकुलेशन यू कैन टेक इट 750। आज का जो नया चैप्टर है उसका क्या नाम है? तो रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर आपका 6ठा लेक्चर आज जो है वो शुरू हो रहा है। वर्क एनर्जी एंड पावर नाम का नया चैप्टर। तो इसके अंदर हमें किस किस के बारे में पढ़ना है बिना बातें किए? वर्क और पावर। अच्छा, जब अपन लोगों ने ऑफलाइन क्लास वैसे की थी तो अपन लोगों ने पावर पे, याद करो, 2 क्लासेस डिवोट की थी अलग से। खूब सारे सवाल किए थे पावर पे बेस्ड, अलग अलग स्टाइल के, क्या क्या है, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पावर पे। एनर्जी हमने बहुत दिनों तक पढ़ी थी और वर्क पहले तो पढ़ा था बहुत दिनों तक। तो एनर्जी पहुंचते पहुंचते ही बहुत टाइम लग जाता है, पर आज आधे घंटे में ये खत्म हो जाए, है ना? बिकॉज दिस इज रैपिड रिवीजन, that's it. We are doing rapid revision, okay? So let's start with work done. तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा? वर्क डन। वर्क डन जब भी हम लोगों को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि फिजिक्स का वर्क डन और दिखने वाला वर्क डन दोनों अलग अलग होते हैं। एक वो आदमी जो बेचारा दिन भर तगारी रख के अपने सर पे काम कर रहा है, उसका वर्क डन 0 बता देते हैं कुछ लोग। रात को पता लगता है वो डिमोटिवेट हो गया। अगले दिन फिर उसने डबल काम किया तो भी लोगों ने उसका वर्क डन क्या बताया? तो ये साइंटिस्ट लोगों का खेल है ना, हालांकि हमारे लिए वो बहुत काम कर रहा है। तो यही वाली बात समझनी है। ये जो डिफरेंस है ना फिजिक्स के अंदर कैसे हुआ, तो उन लोगों ने बोला कि भैया हमारे लिए वर्क डन की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, छोटा सा वर्क डन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो क्या बेटा ये वेक्टर होगा? बावड़ो स्केलर। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों वेक्टर है ना। और इस बात की यहां पर बहुत ज्यादा मतलब चर्चा होती है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है वो हमेशा किसका लिया जाता है बेटा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना बेटा। और ये फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स। जो आपने फोर्स लगाई है किस पे? उस पॉइंट पे जिसे आप लोग अपनी जगह से मूव कराना चाहते हैं, तो अप्लाइड फोर्स। और ये फाइनली क्या आ गया बेटा? तो छोटा सा वर्क असल में ऐसे ही डिफाइन किया था। कांस्टेंट वैल्यूज के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो सीधे W की वैल्यू क्या लिख देते हैं? F ds cos थीटा। ठीक है बेटा, सिंपल तरीका। कांस्टेंट फोर्स के लिए सीधे आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ds को आप सीधे S लिख सकते हैं। ds को क्या लिख लिया? S लिख लिया। cos थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है, तो दोनों का वेक्टर नोटेशन हमें पता होना चाहिए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर आता है वर्क डन। वर्क डन की यूनिट बोलो? जूल। और अर्ज, अर्ज 1 जूल इज इक्वल टू, जानते हो ना ये। और इस जूल को कैसे लिखते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर। ठीक है बेटा, ये सारी बात हम लोग जानते हैं। क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस आया है, इसीलिए हम इसे और क्या बोल सकते हैं? एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। ठीक है ना, एरिया अंडर एफ वर्सेस एस ग्राफ। अच्छा, क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? तो ये एक ऐसा स्केलर है जो नेगेटिव भी होता है। कई लोगों को लगता है कि स्केलर है तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं। ये एक ऐसा स्केलर है जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ हो सकता है। ठीक है। स्पीड एक ऐसा स्केलर है जो या तो पॉजिटिव होगी या जीरो ही होगी, है ना बेटा। तो ऐसे हर तरह के स्केलर मौजूद है दुनिया में। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी कैसा स्केलर है? पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रो वाला पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, याद है ना। तो सारे स्केलर हमेशा पॉजिटिव होते हैं ऐसा कोई नियम
ना ऐसा कुछ बताया भी गया है आपको, तो इन बातों का ध्यान रखना है ना बेटा। चलो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन कर रखा है, ग्राफ बना के हमें पता है कि इंटीग्रल एफ डी एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, वर्क डन होती है। बहुत बढ़िया, पता लग गया नेचर ऑफ वर्क डन। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव याद है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती थी, जिनमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता था या इंडिपेंडेंट होता था, पाथ सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था, याद है। कंजर्वेटिव मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव नेचर की थी ना। तो आपको ऐसा बताया गया था कि देखो mg का वर्क डन अगर देखें तो mgh माइनस में, और फिर ऊपर से नीचे लाओ तो प्लस में, क्योंकि mg लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ, भूल गए क्या ये। तो क्लोज लूप में वर्क डन क्या आ गया, 0। इसको ऊपर ले जाओ यहां पे h हाइट पे, तो mg कहां लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा ऊपर, तो एंगल कितना है, तो नेगेटिव वर्क डन आएगा ना। तो w कितना आ गया, माइनस mgh, नीचे से ऊपर a से b, और यही अगर bA लिखूंगा तो प्लस mgh। इन दैट केस क्या हो जाएगा बेटा, mg भी नीचे और h भी नीचे, तो bA क्या आ जाएगा, तो बोलो क्लोज लूप मतलब WABA, WABA कितना हो जाएगा, हो गया ना 0। अरे जोड़ दो, और जैसे ही जोड़ते हैं तो आंसर 0 आ जाता। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि क्लोज लूप में वर्क डन 0 है। तो ऐसी फोर्सेस जिनमें वर्क डन क्लोज लूप में 0 आता है वो क्या कहलाई, कंजर्वेटिव, और जिनमें क्लोज लूप में नॉन 0 आता है वो क्या कहलाई, नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हमेशा कैसे लिखा जाता है बेटा, क्लोज लूप में 0। ठीक है, ये डेल लिखा है, वी नहीं लिखा है, क्या लिखा है ये, डेल क्रॉस एफ। मैंने बताया था तुम्हें ग्रेडियंट और कर्ल के बारे में, है ना। अब इसके बारे में अभी तो बताने नहीं बैठ रहा, पर ऐसा मैंने बता रखा है तुम लोगों को। क्लासरूम के नोट्स जब देखोगे तो मैंने स्टाइल मार रखी थी वहां पे कि डेल क्रॉस एफ, और डेल ऑपरेटर होता है, डेल बाय वो बताया था ना, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल यू। कुछ याद आ रहा है, वही, कोई बात नहीं भी आ रहा तो पन्ने पलटोगे मिल जाए। ठीक है, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन पार्ट डिपेंडेंट नहीं होता। राउंड ट्रिप में क्या होता है, सेंट्रल फोर्सेस मतलब वही ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। जब एक कंजर्वेटिव फोर्स लगती है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, है ना। हाउएवर देयर सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट चेंज, है ना बेटा। सम मतलब के ई प्लस पीई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू क्या लिखा था, माइनस डेल्टा यू, याद है। ये वहीं से निकल के आती हैं ये सब चीजें, पर अभी नहीं बता रहे इसको, बस ये स्टेटमेंट लिखा है, पढ़ लो। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, पूरा वर्क डन रिकवरेबल है क्योंकि क्लोज लूप में वर्क डन क्या है, 0। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कहानी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ डिपेंडेंट, राउंड ट्रिप में 0 नहीं होता। फोर्स एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट, फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड रिटार्डिंग इन नेचर, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स एटसेट्रा, फोर्स इज। ठीक है, किस पे डिपेंडेंट होती है, वेलोसिटी पे, मतलब जितनी वेलोसिटी उसके हिसाब से फोर्स बदल रही है। जैसे याद करो अपन ने ये पढ़ा था विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, याद है। अब इसमें जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा फोर्स नहीं होगी, होगी ना, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो गई ना फोर्स, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा फोर्स। ज्यादा वेलोसिटी लगाओगे अगर तुम, मतलब ज्यादा वेलोसिटी से मूव करोगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये विस्कोसिटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। और इसी प्रकार से एक और चीज क्या थी बेटा इसके अंदर के, अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन में मान ले ब्लॉक है, इसको इधर से इधर ले गया तो वर्क डन कितना करना पड़ा, मान ले ये डी डिस्टेंस थी, बोलो माइनस म्यू एम जी डी, पीछे लग रहा है ना फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट इधर है तो माइनस म्यू एम जी डी, और जब यहां से यहां लाया तो भी कितना, ये क्या हो गया, बड़ा नहीं हो गया बेटा, फॉन्ट ही बदल गया, माइनस म्यू एम जी डी है ना। इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2 म्यू एम जी डी, यही आएगा ना। अब ये जो माइनस 2 म्यू एम जी डी आ गया, इसके चक्कर में ही तो गड़बड़ हुई भाई, यहां से यहां भी माइनस म्यू एम जी डी, यहां से यहां भी माइनस म्यू एम जी डी, तो क्लोज लूप में 0 हुआ, इतना हो गया। एम जी में क्या हो रहा था ये,
तो ये जो गड़बड़ थी इस कारण एक नई तरह की फोर्स आई जिन्हें हमने क्या बोला, नॉन कंजर्वेटिव। मैंने तुम्हें बहुत अलग तरह से समझाई थी, फोर्स की वैल्यू को वाई आई कैप लेके समझाई थी, और उसके बाद फिर तुमको बहुत डिटेल के अंदर ले गया था जिसमें अपन ने पीडीएफ पढ़ा था, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। वहीं फिर मैंने तुम्हें ग्रेडियंट और डेल के बारे में भी बता रखा है। पन्ने पलट के देखो तो बहुत अजीब अजीब से सवाल दिख रहे होंगे वहां पर। ये क्या लिखा है, 3x² y² z, और ये क्या है सर, दिख रहा है ऐसा कुछ? वही वाली चीज, हाँ दिख रहा है ना, अजीब अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि देखा ही सालों के बाद है। ये तो पिछले साल के नोट्स हैं। अरे तो 24 में ही तो पढ़ाया था यार, पिछले साल के ही तो हैं। वर्क डन अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बी डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, और वर्क डन यहां पर रिकवरेबल, एक बार लूज हुआ तो खत्म। ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी किसकी बात चल रही है? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इसको इग्नोर मारो, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी कैसा स्केलर है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है? काइनेटिक एनर्जी इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट, है ना। ठीक है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी भी फ्रेम डिपेंडेंट होती है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होती है। इसके ऊपर हमने सवाल भी कर रखा, लिफ्ट के अंदर बैठ के हम लोगों ने एक सवाल भी किया था। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बाद में कौन आती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ग्रेडियंट का ऑपरेटर दिख रहा है तुम्हें, बोल रहा था ना अभी, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड ग्रेडियंट लिखने की स्टाइल है। फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? पोटेंशियल एनर्जी। तो सब जगह क्या आ जाता है? यू यू यू, और बाहर क्या लग जाता है? तो आपके पास क्या आ जाती है? फोर्स। ठीक है, सिंपल। तो ये जो फोर्स होती है, पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए डिफाइन होती है, और फोर्स को क्या लिखते हैं? माइनस, सॉरी, वर्क डन को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? WC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, जिसमें डेल्टा यू जो है वो क्या है बेटा? आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो WC कितना रहता है? यू इनिशियल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसको नॉन कंजर्वेटिव के लिए बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये वैल्यू आती है। और फोर्स की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है ना बेटा। भाई वर्क डन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा? डी यू लिख सकता हूं। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी यू बाई डी एक्स। बोलो ना। तो ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर तीनों डायरेक्शन की बात की गई है तो फिर यहां पर क्या करूंगा? सिर्फ एक्स लिखूंगा या वाई और जेड भी लाने पड़ेंगे? तो इसीलिए ये क्या बन जाता है बेटा? एफ इज इक्वल टू माइनस ये वाली वैल्यू, डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, और डेल यू बाई डेल जेड। ये वर्क डन नहीं लिखा है, ये क्या लिखी है? फोर्स। वर्क डन तो ये है, खत्म। फोर्स की वैल्यू ये लिखी। ठीक है बेटा, क्लैरिटी। इफ फोर्स वेरीज ओनली इन वन डायमेंशन तो सिंपल माइनस डी यू बाई डी एक्स, या माइनस आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान, ये वाला एक्सप्रेशन माइनस डी यू बाई डी एक्स। पर अगर तीनों डायमेंशन में वेरिएशन है तो क्लैरिटी है ना। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी और इक्विलिब्रियम याद है? इक्विलिब्रियम ने हमने बॉल को यहां रख दिया था और फिर बोला था कि इसको थोड़ा भी हिलाओ तो लौट के आ जाएगी। तो जो चीज लौट के आती है वो स्टेबल होती है अनस्टेबल? तुम्हारे पास कोई लौट के नहीं आ रही बेटा, तुम अपने सही रहना, है ना। देख रहे हैं हमारी वाली भी आएगी एक दिन। कोई नहीं आ रही बेटा, गई जो गई। तुम्हारी बॉल यहां पर टिकी हुई थी क्योंकि यहां से इधर फिसली तो उधर की हो गई, इधर फिसली तो लौट के आने का कोई चांस। जिसको भी लगता है कि असल प्यार तो वो है जो लौट के आता है, तो कोई लौट के नहीं आ रहा, पहले ही बता देते, गया जो एक बार। तो ये कौन सा है? अनस्टेबल। और ये अच्छा स्टेबल देख मिनिमा वाले पॉइंट पे, यहां नेगेटिव, क्या चीज नेगेटिव? स्लोप नेगेटिव, वेरी गुड। यहां जीरो और यहां पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बेटा? पॉजिटिव है, स्टेबल।
यहां देखो नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है, अनस्टेबल। और जीरो वाला केस इसमें दिखा नहीं रखा, ये जीरो वाला केस न्यूट्रल, समझ गए? तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इन दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर स्लोप क्या है बेटा, जीरो। देख यहां भी स्लोप जीरो है और यहां भी क्या है, जीरो, इसीलिए यही वाले दो पॉइंट्स को कंसिडर किया। ठीक है, हमेशा इक्विलिब्रियम कहां देखना है, जिन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप क्या होती है। किसी और पॉइंट पे देखोगे तो क्या दिखेगा, कुछ नहीं। किसी और पॉइंट पर तो फोर्स जीरो ही नहीं है ना। क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि स्लोप ही जीरो नहीं है। फोर्स की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ डी यू बाय, और यूएक्स ग्राफ की स्लोप क्या होती है, डी यू बाई डी एक्स। तो यहां पर स्लोप जीरो है ना, तो फोर्स भी क्या होगी, यहां फोर्स नेगेटिव है, यहां फोर्स पॉजिटिव है। बोलो ये बात सही है? फिर से सोच, एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो यहां फोर्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यहां। अब आई बात समझ, यहां बोलो फोर्स नेगेटिव, यहां बोलो, दिख गया सबको? स्लोप का माइनस साइन मत भूलना, यहां वाला माइनस मत भूलना, स्लोप में तो माइनस लगा रहे हो, ये वाला माइनस भूल रहे हो, तो फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा ध्यान रख के करना है ना बेटा। चलो, तो यहां से ये वाली चीज पता लग जाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो गई थी, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा हो जाए, कहां चला गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ हाँ ये लिखा है ना, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बेटा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में नेगेटिव, दिख गया था ना ये देख, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, दिख गया था। न्यूट्रल की चर्चा करने की जरूरत, पर हाँ उसमें डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। इसे प्यार से लिखें तो उसमें कंजर्वेटिव भी आती हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी आती हैं, सूडो भी आती हैं और एक्सटर्नल भी आती हैं। इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा एक एक्सप्रेशन जो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होता है, इसी एक्सप्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर मान लो एक एक चीज को जीरो करता जाऊं, नॉन कंजर्वेटिव को जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, तो क्या बचेगा, डब्ल्यू सी, और फिर डब्ल्यू सी की वैल्यू को क्या लिख दो, माइनस डेल्टा यू। तो आपके पास में क्या आ जाता है, फॉर कंजर्वेटिव वर्क ओनली, फॉर कंजर्वेटिव वर्क ओनली, ओनली बोल रहा हूं, ओनली मतलब और सब कुछ क्या हो गया, जीरो। तो इन दैट केस आपके पास बचेगा डब्ल्यू सी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, और डब्ल्यू सी को क्या पुट कर देते हैं, यू इनिशियल माइनस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, या के इनिशियल यहां भेज दूं, यू फाइनल वहां भेज दो, क्या आ जाएगा, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस आएगा मैकेनिकल एनर्जी। अब ये लाइन वहां लिखी हुई थी, वो जो पड़ी थी ना लंबी सी लाइन, अभी अपन ने यही लाइन लिखी हुई थी कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं तो ये कंडीशन होती है कि इनका जो सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, जबकि इनकी इंडिविजुअली जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यही तो बोला था, इनका सम कैसा है, जबकि U और K इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज में वेरिएशन आ सकता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल, पर कांस्टेंट रहेगा क्या, प्रोडक्ट सम। ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F की वैल्यू लिखी हुई है, पहले ही बता चुका हूं ये मैं आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बेटा, पहले ही बता दिया है ना बेटा। W एक्सटर्नल ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है, सब बता दी। अच्छा, स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स की चर्चा चल रही है ना। तो स्प्रिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे जीवन में एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग जो होती है वो खिंच भी सकती है और दब भी सकती है। स्प्रिंग की क्या खास बात है, खिंच भी जाएगी और दब भी जाएगी।
तो अगर हम लोग इसे फोर्स लगा के खींच रहे हैं दोनों तरफ से, तो मैं तो बस ये पूछ रहा हूं कि यहां जो बेटा इसमें एक्सपेंशन आएगा, मान लिया अंदर को फोर्स क्या लगी, तो यहां पर भी के एक्स लगेगी या के एक्स वन के एक्स टू लगेंगे? हाँ, क्या लगेंगे? सेम लगेंगे। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स में मैंने पूछा था के एक्स वन के एक्स टू आएगा या कुछ और आएगा? सेम ही आएगा ना, एक्स वन एक्स टू थोड़ी ना आता है। तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा, एक्स, और यहां भी क्या आएगा, ठीक। चाहे फोर्स अलग लगाओ तो भी, दोनों तरफ चाहे फोर्सेस क्या लगाओ, अलग अलग लगाओ, तो भी जो अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा और जो के एक्स आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि स्प्रिंग कैसी होती है, मासलेस। इस बारे में पहले भी चर्चा हुई है ना। पर एनीवेज चलो, जो भी तुम लोगों को पता है वो अच्छी बात है। के क्या होता है बेटा इसमें, स्प्रिंग कांस्टेंट, जानते हो। और जो स्प्रिंग वाली फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ इक्वल्स टू माइनस, ऐसे ही लिखते हैं, एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। एक्स कहां से लिया जाता है बेटा, अबे नेचुरल लेंथ, बाहर निकलो एसएचएम से। एक्स इज फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना, एक्स इज टेकन फ्रॉम द, वो चांस की बात है कि आप लोगों की हॉरिजॉन्टल कंडीशन में नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन जनरली सेम होती, ठीक है। अच्छा, मीन पोजीशन कौन सी जगह होती है, जहां पर नेट फोर्सेस क्या हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे स्प्रिंग बना के और इस तरह से एक ब्लॉक लटका देता हूं और बोलता हूं कि ये अगर इसकी नेचुरल लेंथ थी और ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, तो ये इसकी मीन पोजीशन, अगर ये इसकी मीन पोजीशन, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट मान लो और ये के मान लो। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, एम जी बराबर क्या बेटा, के एक्स नॉट। तो यहां से बोलो एक्स नॉट कितना आ गया, एम जी बाय, आ गया ना, बहुत इजी इजी है ना। एक्स नॉट का वैल्यू क्या आ गया, एम जी बाई। आसानी से आप लोग इन सब चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मीन पोजीशन निकाल लिया। इसके बाद की कहानी किसमें होती थी, फिर वो एसएचएम, ब्लॉक एसएचएम करेगा और एक्स खींचेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे, एम जी की वैल्यू के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स के बराबर करेंगे, याद है, और फिर टाइम पीरियड निकालेंगे। वो सब कहानी अलग है, यहां सिंपल स्प्रिंग फोर्स के बारे में चर्चा चल रही है, ठीक है। तो एम जी की वैल्यू के एक्स नॉट से एक्स नॉट की वैल्यू आ गई, बस इधर कन्याओं, यहां देखो, हाँ ये समझ में आता है, ठीक है। स्प्रिंग को अगर हम लोग काटते हैं तो हम लोग ये जानते हैं ना बेटा कि के इंटू एल की वैल्यू कांस्टेंट है। तो स्प्रिंग कटिंग करने पर हम क्या लिखते हैं, के वन एल वन इज इक्वल टू, छोटी छोटी टुकड़े करने पर के की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, के एल कॉन्स्टेंट है, मतलब के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हुआ ना बेटा। तो अब बता, एल छोटा हो गया तो के एल बाय थ्री में कर दिया तो थ्री के हो जाएगा, समझ रहे हो। तो के और एल का ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, नाम है उसका, जिनका नाम पता है उनका तो नाम ले लो। ऐसे वाला सर, वही जो ऐसे बनता था, है ना। पावर, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत बढ़िया। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, कौन सी पावर है ये, एवरेज पावर, ठीक है बेटा। और यही इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या बेटा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसी को सॉल्व करने पर और क्या मिलता है बेटा, एफ डॉट बी। पावर स्केलर के वेक्टर, नेगेटिव पावर सुनी है, कभी सुनी है, कुछ होता भी नहीं है नेगेटिव पावर, है ना बेटा, हमारे अंदर है सर, है ना। हम किसी भी चैप्टर को पढ़ के जल्दी भूल जाते हैं, बल्कि पढ़ते पढ़ते ही भूलते रहते हैं। हमारे अंदर है ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के टैलेंट होता है ना, जो आपको लगता है कि दुनिया में नहीं है, वो सब है हमारे अंदर। चलो, तो पावर, ये अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, अश्व मतलब हॉर्स,
हॉर्स को यहां पर हॉर्स नहीं बोलना है, अश्व। तो 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। फॉर इजी कैलकुलेशन यू कैन टेक इट 750, ठीक है। और ये फुट पाउंड पर सेकंड के अंदर भी दिया हुआ। ये जो यूनिट लिखी है क्या है, मतलब नहीं है इसका, ऐसे ही स्टाइल मारी हुई है ना, ठीक है ना बेटा, काम की नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, जल्दी से देख, फोर्स की वैल्यू क्या है, 20 + 10 ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, एफ इज इन न्यूटन, वाई इज इन मीटर, वर्क डन बाय फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1। हाँ बोलो, क्या सीधे वाई की वैल्यू 1 पुट कर दूं? बावड़े हो क्या? वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? तो इंटीग्रेट करोगे। कई लोग ये गलती करते ही हैं कि वाई की वैल्यू सीधे क्या पुट कर देते हैं, लिमिट लगानी है 0 से 1 इंटीग्रेशन की। समझ गए? जानबूझ के सवाल दिया है। ये वाला सवाल दिया क्यों है? क्योंकि आप लोग ये y की वैल्यू 1 लिखो, एक बार लिखो 0 और एक बार क्या लिखो और गलती करो। जबकि क्या करना है, इंटीग्रेट करोगे तो देख यहां पर भी y आ जाएगा और यहां y² 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? फिर सॉल्व होगा। निकाल लिया तुमने? निकाल लिया है ना। देखो ये कर रखा है ना, दिख गया सबको। चलो, mass emit assessed to a thin wire and whirled in a vertical circle, wire is most likely to break when? वायर कहां टूटेगा? कोई भी वायर है, अगर उसको हम लोग किसी वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि वायर के टूटने के चांसेस कहां होंगे सबसे ज्यादा? क्यों लोएस्ट पॉइंट? जहां सबसे ज्यादा टेंशन। तो टेंशन सबसे ज्यादा किधर है? तो आंसर भी क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट। उसके बाद तो घटती रहती है कि नहीं? यही तो कंडीशन होती है। उसके बाद तो टेंशन नीचे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसीलिए नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेंशन घटेगी, है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक रैपिड रिवीजन इस वाले चैप्टर का भी क्या होता है बेटा, समाप्त होता है। और इस प्रकार से ये चैप्टर भी क्या होता है, स्वाहा। ठीक है, तो अभी बस 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। क्या हुआ, कुछ लिखा हुआ है? वर्क पावर एनर्जी, वाह। चलो बाय बोलो सब लोग, बाय बाय।